अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की फाइनल टर्म सीरीज़ में लेक्चर 29 कवर करेंगे विच इज़ क्लाउड सर्विस मॉडल्स पर्सपेक्टिव। इस चैप्टर में टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं 147 से 152 तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉड्यूल 147 विच इज़ क्लाउड प्रोवाइडर्स पर्सपेक्टिव फॉर आईएएस। आईएएस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। हम पहले भी अपनी स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में जो यूज़र है वो किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर से बेसिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेंट करता है बजाय इसके कि वो कोई पूरा सॉफ्टवेयर खरीदे। अब ये जो आईटी रिसोर्सेज रेंट की जा रही हैं ये कुछ भी हो सकती हैं, वर्चुअल मशीन्स हो सकती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, स्टोरेज हो सकती है, वर्चुअल सीपीयू, रैम, इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन जो दो मेन आईटी रिसोर्सेज ऑफर की जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में वो है वर्चुअल मशीन्स और क्लाउड स्टोरेज। इन दो मेन आईटी रिसोर्सेज के अलावा जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो अपने यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल रैम, वर्चुअल सीपीयू, वर्चुअल स्टोरेज ये सब चीज़ें भी ऑफ़र करते हैं। कंज्यूमर्स जो हैं वो फिज़िकली सर्वर्स नहीं खरीदते हैं बल्कि वो वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं जो क्लाउड प्रोवाइडर्स के ज़रिए होस्ट की जाती हैं। नाउ वीएम इमेजेस क्या होती हैं? किसी भी कस्टमर की रिक्वेस्ट के ऊपर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए वीएम इमेजेस फ़ौरन से वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर देती हैं। ये बेसिकली कुछ प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब होता है कि जो सिस्टम है, वर्चुअल मशीन है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सेटिंग्स हर चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक रिसोर्सेज़ हैं, वो पहले से इंस्टॉल्ड होती हैं और अपॉन कस्टमर रिक्वेस्ट फ़ौरन से वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके घर में कोई इवेंट है और आपको खाना बनाना है, तो आपने सारे इंग्रीडिएंट्स पहले से तैयार करके रख लिए और जैसे ही आपके घर में गेस्ट आए, आपने फ़ौरन से उन इंग्रीडिएंट्स को इस्तेमाल करके जल्दी से खाना बना दिया। तो ऐसे में आपका काम बहुत ज़्यादा क्विक हो गया, स्पीड फ़ास्ट हो गई, परफ़ॉर्मेंस आपकी और ज़्यादा एफ़िशिएंट हो गई। तो इसलिए वर्चुअल मशीन्स यूज़ की जाती हैं क्योंकि वो प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशंस का इस्तेमाल करती हैं और फ़ौरन से कस्टमर की रिक्वेस्ट के ऊपर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर देती हैं, जिससे प्रोसेस बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में बेयर मेटल प्रोविज़निंग भी दी जाती है कंज़्यूमर्स को, जिसमें कंज़्यूमर्स को डायरेक्टली फ़िज़िकल हार्डवेयर का कंप्लीट एक्सेस दे दिया जाता है। इसमें सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस कंज़्यूमर के खुद के पास होता है, यानी कि सारा कंट्रोल खुद कस्टमर के पास होता है। ये यूजुअली हाई परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी सेंसिटिव एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ अनदर एक की फीचर आईएएस इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का है स्नैपशॉट्स एंड एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि थोड़ी-थोड़ी देर के बाद वर्चुअल मशीन्स के स्नैपशॉट्स लेते रहते हैं, ताकि बैकअप के लिए हमारे पास ईज़ी हो सके। अगर किसी वजह से सिस्टम फ़ेल होता है, तो उस सूरत में हमारे पास स्नैपशॉट्स हो ताकि हम चीज़ों को रेप्लिकेट कर सकें, कॉपी कर सकें और हमारे पास डेटा लॉस ना हो। अगर कोई वर्चुअल मशीन क्रैश कर जाती है, तो इन स्नैपशॉट्स की वजह से उसको रीस्टोर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और फ़ास्ट हो जाता है। अनदर पॉइंट इज़ कि जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो मल्टीपल डेटा सेंटर्स में लोकेटेड होते हैं जो कि मुख्तलिफ लोकेशंस पे होते हैं, डिफरेंट रीजन्स में होते हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ में होते हैं। ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं ये बहुत ही हाई स्पीड नेटवर्क का इस्तेमाल करके आपस में कनेक्ट किए जाते हैं जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और डिज़ास्टर रिकवरी इम्प्रूव हो जाती है। अनदर फीचर इज़ नेटवर्क आइसोलेशन। नाउ जो वर्चुअल लैन्स होती हैं और नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है एक कस्टमर के वर्चुअल मशीन को दूसरे कस्टमर के वर्चुअल मशीन से आइसोलेट करने में, अलग करने में, ताकि जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं उनको मेंटेन किया जा सके। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सिक्योर नेटवर्क पैरामीटर होता है जिनकी बेसिस पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स काम कर रहे होते हैं। अनदर फीचर इज़ स्केलेबिलिटी। नाउ रिसोर्स पूल और रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स जो कि उनको अलाउ करते हैं कि वो डायनेमिकली रिसोर्सेज एलोकेट कर सकें क्लाउड यूज़र्स को। डायनेमिकली का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज एलोकेट कर सके कस्टमर डिमांड के मुताबिक, और जब कभी स्केलिंग इंक्रीज़ करनी है यानी स्केल अप करना है और कभी स्केल डाउन करना है कस्टमर डिमांड की बेसिस पर, ये चीज़ सब डायनेमिकली हो सके विदाउट एनी ह्यूमन इंटरप्शन। नाउ ये हाईली अवेलेबल कैसे होते हैं कि अगर किसी वजह से सिस्टम डाउन टाइम में जाता है तो प्रोवाइडर्स रेप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से फेल ओवर सिस्टम के फेल अगर किसी सिस्टम फेल होता है तो उस टाइम पर डेटा की जो रेप्लिकेटेड कॉपीज़ होती हैं वो टेक ओवर कर लेती है ताकि अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सके। इसके अलावा मल्टी पाथ रिसोर्स एक्सेस आर्किटेक्चर यूज़ होता है जो हमने इससे पहले चैप्टर्स में पढ़ा था, जिसकी वजह से अगर कोई एक सिंगल पॉइंट
कोई एक सिंगल पाथ किसी भी वजह से क्रैश कर जाता है, फ़ेल हो जाता है, तो और मल्टीपल पाथ्स होते हैं जिसकी वजह से डेटा ट्रैफ़िक को डाइवर्ट किया जा सकता है और जिसकी वजह से कोई रुकावट नहीं आती इन एप्लीकेशंस को, सिस्टम को, डेटा को एक्सेस करने में। इसके अलावा हमने रिसोर्स रिज़र्वेशन आर्किटेक्चर भी इससे पहले चैप्टर्स में पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कि कुछ सोर्सेज़ को पहले से ही रिज़र्व कर दिया जाता है, जो हाई प्रोफ़ाइल कस्टमर्स होते हैं उनके लिए, ताकि अगर किसी वजह से सिस्टम क्रैश करता है तो उस सूरत में भी हम अपने डेटा को, सिस्टम को एक्सेसिबल रख सकें। के बाद फीचर है मॉनिटरिंग एंड बिलिंग का, जिसमें जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं कि वर्चुअल मशीन्स जो हैं उनका यूसेज कितना हो रहा है, कितना इस्तेमाल हो रहा है, कितनी ज़्यादा स्टोरेज कंज्यूम हो रही है, नेटवर्क बैंडविड्थ कितनी चल रही है। और ये जो मॉनिटरिंग का प्रोसेस क्लाउड प्रोवाइडर्स करते हैं, वो इसमें जो आर्किटेक्चर्स इस्तेमाल होते हैं वो हैं पे पर यूज़ मॉनिटर्स, जो कि बिलिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, और एसएलए मॉनिटर्स, जो ये जिनका काम होता है ये इंश्योर करना कि एसएलए में जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक सारा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है या नहीं। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस प्रोवाइड करने वाले के पास एक सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि जो क्लाउड प्रोवाइडर ये सर्विसेज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस दे रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करे ताकि डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके, ऑथेंटिकेशंस इस्तेमाल की जाएँ ताकि यूज़र्स को वेरीफ़ाई किया जा सके और अनऑथराइज़्ड यूज़र्स को साइट पर अलग किया जा सके, और ऑथराइज़ेशन का इस्तेमाल किया जाए ताकि तमाम एक्सेस को एक एडमिन कंट्रोल कर सके। यहाँ पर आपको एक नॉलेज ही दी गई है कि एक आईएएस इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस इज़ लाइक कि आपने एक घर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घर रेंट किया है और अनफर्निश्ड घर है, आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ जो रूम जिस हिसाब से दिल चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो मर्ज़ी है फर्नीचर आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं। घर आपका रेंटेड है लेकिन अंदर का फर्नीचर आपकी अपनी मर्ज़ी है, उसके ऊपर आपका अपना कंट्रोल है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस इज़ लाइक कि आपने एक वर्चुअल कंप्यूटर या सर्वर रेंट किया है, आपके पास हार्डवेयर आपको प्रोवाइड किया गया है क्लाउड प्रोवाइडर के ज़रिए। अब आप अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहे इंस्टॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहे रन कर सकती हैं, अपनी मर्ज़ी से सारा कंट्रोल आपके पास है। तो अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें एक लाइन में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस प्रोवाइड करने वाले का काम है कि वर्चुअल मशीन्स को मैनेज किया जाए, स्टोरेज का, नेटवर्किंग का, स्केलेबिलिटी का, सिक्योरिटी का, मॉनिटरिंग का और हाई अवेलेबिलिटी का ख़्याल रखा जाए ताकि एक रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर कस्टमर्स को डिलीवर किया जा सके, और ये पूरा प्रोसेस मॉनिटर किया जाए बाय पे पर यूज़ मॉनिटर्स। इसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल व्हिच इज़ मॉड्यूल 148, क्लाउड प्रोवाइडर्स पर्सपेक्टिव अबाउट पीएएस, प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस। इस मॉड्यूल में हम ये पढ़ेंगे कि क्लाउड प्रोवाइडर्स किस तरह से प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस को डिज़ाइन करते हैं और मैनेज करते हैं डेवलपर्स के लिए। नाउ ये प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस कौन इस्तेमाल करता है और क्यों? प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस मेनली डेवलपर्स इस्तेमाल करती हैं, डेवलपर्स के ज़रिए हायर किए जाते हैं। डेवलपर्स प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस को क्लाउड एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़िक्र के, क्योंकि क्लाउड प्रोवाइडर का काम है उनकी डेवलपमेंट को फ़ास्ट बनाना, सिंपल और स्केलेबल बनाना। नाउ इन डेवलपर्स के लिए जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो प्री कॉन्फ़िगर्ड एनवायरनमेंट्स बनाते हैं। इन एनवायरनमेंट्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स और लाइब्रेरी टूल्स, ये सारी चीज़ें पहले से इनबिल्ड होती हैं। डेवलपर्स जो हैं वो फ़ौरन से उनको ऑन डिमांड एक्सेस मिल जाता है, वो रिक्वेस्ट करते हैं, उनको फ़ौरन से एक्सेस मिल जाता है और उसके बाद वो जस्ट कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस के जो एनवायरनमेंट्स होते हैं वो रियल क्लाउड कंडीशंस को सिम्युलेट करती हैं, यानी कि कॉपी करते हैं, इमिटेट करती हैं, इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी रूल्स, एक्सेस कंट्रोल एंड रिसोर्स लिमिट्स। इसकी वजह से डेवलपर्स के लिए ये आसानी होती है कि वो अपनी एप्लीकेशंस को क्लाउड एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने से पहले टेस्ट कर पाते हैं एक सेफ एनवायरनमेंट में। नाउ अगर ये सिमुलेशन वाला पॉइंट आपको नहीं समझ में आए क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है, तो मैं दोबारा से बता देती हूँ। डेवलपर्स यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस को अपनी क्लाउड एप्लीकेशंस को टेस्ट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए। ये ऐसा है जैसे कि आप एक फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले एक मंथली टेस्ट दे रहे हैं, ये जानने के लिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अब जब आप वो एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो बिल्कुल एग्ज़ाम कंडीशंस आप उन्हीं कंडीशंस में एग्ज़ाम देंगे जिस तरह फाइनल एग्ज़ाम्स की कंडीशंस होंगी। जैसे कि आपके पास जिस तरह आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठ के टेस्ट देंगे, उसी तरह से मंथली एग्ज़ाम में आपके लिए एनवायरनमेंट जनरेट किया जाएगा ताकि आप ईज़िली
हर चीज़ चेक कर सकें और आपको आप पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है। इसी तरह प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस जो है उसमें रियल क्लाउड कंडीशंस को सिम्युलेट किया जाता है, कॉपी किया जाता है ता ताकि डेवलपर्स अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने से पहले टेस्ट कर सकें एक सेफ एनवायरनमेंट में। नाउ इसकी कुछ की फंक्शनैलिटीज़ दी हुई हैं आपको। सबसे पहला की फीचर है कि प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस मल्टी टेनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रोवाइडर्स जो हैं वो प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो मल्टी टेनेंसी और ऑटो स्केलेबिलिटी को सपोर्ट कर सके। मल्टी टेनेंसी का मतलब है कि एक एप्लीकेशन एक ही वक़्त में मल्टीपल यूज़र्स को सर्व कर सकती है, सेफ कंडीशंस के साथ, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के साथ। और ऑटो स्केलेबिलिटी का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एप्लीकेशन ऑटोमैटिकली ग्रो करती है या श्रिंक करती है कंज़्यूमर डिमांड के मुताबिक। तो ये जो फीचर्स हैं, ये प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में इटसेल्फ बिल्ट इन होते हैं बाय क्लाउड प्रोवाइडर्स। सेकंड फीचर इज़ स्केलेबिलिटी मैनेजमेंट। अगर कोई एप्लीकेशन ओवरलोडेड हो जाती है, तो क्लाउड प्रोवाइडर्स उसको फ़ौरन स्केल कर सकते हैं और ये जो स्केलिंग का प्रोसेस है, ये बेस्ड होता है डेवलपर की रिकमेंडेशन के ऊपर और जो प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस का कंज़्यूमर है, जो ये सर्विस ले रहा है, उसकी बजट लिमिट्स के ऊपर कि वो कितना स्केलिंग अफ़ोर्ड कर सकता है। ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर जो है वो मॉनिटर करता है वर्कलोड को और लोड बैलेंसर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिक्वेस्ट को इवनली तमाम सर्वर्स पर। इसके बाद अनदर की फीचर ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। अनइंटरप्टेड सर्विस को इंश्योर करने के लिए प्रोवाइडर्स नॉन डिसरप्टिव सर्विस रिलोकेशन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ हमने जितने भी पहले आर्किटेक्चर्स पढ़े थे, अब वो तमाम आर्किटेक्चर्स कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं। रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस में इंश्योर करने के लिए नॉन डिसरप्टिव सर्विस रिलोकेशन आर्किटेक्चर इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि अगर किसी वजह से सिस्टम डाउन टाइम में जाते हैं, तो सर्विसेज़ को दूसरे रेप्लिकेट सिस्टम पर विदाउट किसी डाउन टाइम के मूव कर दिया जाए और फेल ओवर सिस्टम्स रखे जाते हैं ताकि बैकअप में मौजूद हो सिस्टम, अगर सिस्टम किसी वजह से क्रैश कर जाता है तो। इसके बाद है वर्चुअल मशीन्स और डेटा सेंटर्स का यूसेज। एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इंस्टेंस मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रख सकता है और ये जो वर्चुअल मशीन्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एक ही लोकेशन पर मौजूद है, एक ही डेटा सेंटर में मौजूद हो। ये मल्टीपल डेटा सेंटर्स में फैली हुई हो सकती हैं, जिनकी लोकेशन भी अलग-अलग हो सकता है वो डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में हों। तो इस दौरान परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, स्केलेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और इसको इस पूरे प्रोसेस को फॉल्ट टॉलरेंट रखने के लिए वर्चुअल मशीन्स और डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है मॉनिटरिंग एंड बिलिंग। अगेन सेम एज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, यहाँ पर भी पे पर यूज़ मॉनिटर्स और एसएलए मॉनिटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो मॉनिटर कर सके कि कितने रिसोर्सेज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, परफॉर्मेंस एसएलए रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है या नहीं और सिस्टम फेल हो रहा है तो उससे रिकवर कितना कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बाकी आर्किटेक्चर्स में इस्तेमाल होते थे। इसके बाद है प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस के सिक्योरिटी फंक्शंस और फीचर्स सेम होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस के फंक्शन से। यहाँ पर भी एन्क्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइज़ेशन, ये सब प्रोसीजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। और प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस को एक सिंपल एनालॉजी समझते हैं, इट्स लाइक कि एक शेफ़ जो किसी रेस्टोरेंट में काम करता है तो उसके पास एक फुल्ली इक्विप्ड किचन है, जहाँ पर उनके पास सारे इंग्रीडिएंट्स मौजूद हैं। वो अपनी मर्ज़ी से खाना बना सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं और नई-नई रेसिपीज़ बना सकते हैं। किचन उनका अपना नहीं है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से उनके पास सारे इंग्रीडिएंट्स और चीज़ें मौजूद है खाना पकाने के लिए। इसी तरह से प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में भी होता है। क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं वो डेवलपर्स को तमाम क्लाउड रिसोर्सेज़ दे देते हैं और उसके बाद डेवलपर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उन रिसोर्सेज़ का एफिशिएंटली इस्तेमाल करता है। नाउ अगर हम वन लाइन में इस पूरे मॉड्यूल को समराइज़ करें, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस फ़ोकस करता है एक स्केलेबल, सिक्योर और रेडी टू यूज़ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डिलीवर करने की अपने कस्टमर्स को, जो कि मेनली डेवलपर्स ही होते हैं, ताकि वो इस एनवायरनमेंट में आकर टेस्टिंग, मल्टी टेनेंसी, ऑटो स्केलिंग, रिलायबिलिटी, इन तमाम फीचर्स का इस्तेमाल करके अपनी क्लाउड एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सके, टेस्ट कर सके और एक सेफ एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करके चेक कर सके। Now moving on to next module 149, which is cloud providers perspective about software as a service. इससे प्रीवियस मॉड्यूल्स में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पढ़ा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पढ़ा और इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से क्लाउड प्रोवाइडर्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को डिज़ाइन करते हैं, मैनेज करते हैं और मेंटेन करते हैं।
नाउ सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस से डिफरेंट है? सबसे मेन डिफरेंस है कि सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में जो बहुत मल्टीपल यूज़र्स सेम एप्लीकेशन को सेम टाइम पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस और प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में मोस्टली जो वर्कर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही होती हैं। बट सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में पॉसिबल है कि थाउज़ेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ यूज़र्स एक साथ एक्टिवली सेम एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी वजह से सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस का हाईली स्केलेबल होना, स्ट्रॉन्ग होना और लोड मैनेजमेंट एफिशिएंटली करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस के जो प्रोवाइडर्स होते हैं, उनका काम होता है कि वो इंश्योर करें कि एक स्मूथ परफॉर्मेंस दी जा सके, इवन जबकि ट्रैफ़िक अचानक से इंक्रीज़ हो जाए, और अगर सिस्टम किसी वजह से डाउन टाइम में जाता है, फेलियर हो जाता है, क्रैश कर जाता है, तो उस टाइम पर भी कोई सर्विस इंटरप्शन ना हो। और ये अचीव करने के लिए प्रोवाइडर्स कौन-कौन से आर्किटेक्चर्स इस्तेमाल करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्केलेबिलिटी मैकेनिज़्म। स्केलेबिलिटी मैकेनिज्म में क्या होता है, रिसोर्सेज को डायनामिकली ऐड या रिमूव किया जाता है बेस्ड ऑन द कस्टमर डिमांड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब तक आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है। इसके बाद वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूजर्स की जो रिक्वेस्ट है, उनको इवनली तमाम सर्वर्स में स्प्रेड कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद है नॉन डिसरप्टिव सर्विस रिलोकेशन, यानी कि अगर कोई एक सिस्टम मेंटेन हो रहा है, यानी उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो उस टाइम पर बगैर किसी डाउन टाइम के और बगैर किसी फेलियर के उन तमाम रिक्वेस्ट को जो उस सर्वर के लिए हैं, उसको दूसरे रेप्लिकेटेड सर्वर्स पर मूव कर दिया जाए। इसकी वजह से ये इंश्योर किया जा सकता है कि सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस की जो एप्लीकेशन है, उसको कंटिन्यूअसली अवेलेबल रखा जा सके यूज़र्स के लिए। नाउ हर सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस एप्लीकेशन अलग-अलग होती है, अनलाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस एंड प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। उस उन दोनों सर्विसेज़ में ऐसा नहीं होता, बट सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में हर एप्लीकेशन डिफरेंटली बिल्ड की गई होती है। हाँ, ये डिफरेंस हो सकता है प्रोग्रामिंग लॉजिक की बेसिस पर, रिसोर्सेज रिसोर्सेज के यूसेज की बेसिस पर, नंबर ऑफ यूजर्स की बेसिस पर, और टाइप ऑफ वर्कलोड की बेसिस पर कि कौन सी एप्लीकेशन पे कितना ज़्यादा वर्कलोड है, कहाँ पे यूजर्स की तादाद ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, रिसोर्स कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे कम इस्तेमाल हो रहा है, प्रोग्रामिंग लॉजिक डिफरेंट हो सकती है। तो इस तरह से हर सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस एप्लीकेशन दूसरी सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस एप्लीकेशन से अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल विकिपीडिया, गूगल, जीमेल, गूगल का प्ले स्टोर, ये सब सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस की एग्ज़ाम्पल है ना। विकिपीडिया जो है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, उसमें यूजुअली लोग रीड करते हैं, उसमें डेटा बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह गूगल सर्च जो है, उसमें वो यूजुअली क्यूरी बेस्ड होता है कि लोग वहाँ पर क्वेश्चंस डालते हैं और उन क्वेश्चंस की बेसिस पर उनको रिज़ल्ट मिलता है। अनलाइक जीमेल में क्या होता है कि वहाँ पे स्टोर करते हैं हम अपना डेटा और कम्युनिकेट भी करते हैं। इसी तरह प्ले स्टोर में डाउनलोड्स होती हैं, ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। तो ये सब सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस की एग्ज़ाम्पल है, लेकिन हर किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है एक-दूसरे से। और इस डाइवर्सिटी की वजह से, इन डिफरेंसेस की वजह से कोई एक सिंगल सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस का डिज़ाइन तमाम एप्लीकेशंस में फिट नहीं हो सकता। मैंने आपको तो तमाम एग्ज़ाम्पल्स बताई सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस की, विकिपीडिया, गूगल, ईमेल, इन सब की डिफरेंट परफॉर्मेंस है, स्टोरेज डिफरेंट है, सिक्योरिटी नीड्स डिफरेंट है सबकी। हाँ, ये जो SaaS एप्लीकेशंस हैं, इनको डिलीवर मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए किया जाता है। इनको ब्राउज़र्स के ज़रिए, वेब एप्लीकेशंस के ज़रिए, मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए भी डिलीवर किया जा सकता है। ये तमाम ये मीडियम्स हैं जो अलाउ करते हैं यूज़र्स को कि वो कहीं से भी, किसी भी वक़्त SaaS एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकें। SaaS प्लेटफ़ॉर्म्स जो होते हैं, वो मल्टीपल एपीआईज़ प्रोवाइड करते हैं इंटीग्रेशन के लिए। नाउ एपीआईज़, तो आई होप कि आपको पता होगा कि क्या होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हम 2 एप्लीकेशंस को किसी भी एक मिड चीज़ के तहत आपस में कनेक्ट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने व्हाट्सएप पे किसी यूट्यूब वीडियो का लिंक भेजा है, तो आपस में इंटीग्रेट हो गया एक तरह से। ये जो एपीआईज़ होती हैं, ये अलाउ करती हैं दूसरी डिवाइसेज़ को कि वो SaaS एप्लीकेशंस के साथ, SaaS सर्विसेज़ के साथ इंटरैक्ट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेपाल की एपीआई ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए, और गूगल मैप्स की एपीआई नेविगेशन और राउटिंग के लिए। अब ये जो सॉफ्टवेयर सर्विस के एप्लीकेशंस हैं, आप इनको मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, पीसी से, कहीं से भी एक्सेस कर सकती हैं। और ये इस एक्सेस को
पॉसिबल बनाने के लिए जो प्रोवाइडर्स होते हैं, SaaS प्रोवाइडर्स होते हैं, वो मल्टी डिवाइस ब्रोकर मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज़ों को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। ये जो मैकेनिज़्म है, ये SaaS एप्लीकेशंस को कंपैटिबल बनाता है कि उन्हें डिफरेंट तरह की डिवाइसेज़, डिफरेंट डिवाइस टाइप्स और डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम से एक्सेस किए जा सके। नाउ सॉफ्टवेयर सर्विस की जो रिलायबिलिटी है और इसकी परफॉर्मेंस है, इसको मेंटेन करने के लिए SaaS प्रोवाइडर्स जो हैं, वो कुछ आर्किटेक्चर्स का अगेन इस्तेमाल करते हैं। नाउ सर्विस लोड बैलेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है यूज़र्स की रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि तमाम सर्वर्स पर इवनली रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो सके, किसी एक सर्वर पर ज़्यादा ओवरलोड ना हो सके। इसके बाद डायनामिक फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी का इस्तेमाल किया जाता है फेलियर्स को पहले से डिटेक्ट करने के लिए और उनको फ़ौरन से फिक्स करने के लिए। इसके बाद स्टोरेज मेंटेनेंस विंडो आर्किटेक्चर हमने प्रीवियस मॉड्यूल में पढ़ा था, ये इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी डाउनटाइम के स्टोरेज को मेंटेन करने के लिए। फिर रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली डायनामिकली स्केल करने के लिए बेस्ड ऑन द कस्टमर डिमांड इलास्टिक रिसोर्स और नेटवर्क कैपेसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्लाउड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जाता है वर्कलोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अक्रॉस डिफरेंट क्लाउड्स और डेटा सेंटर्स, ताकि किसी भी एक डेटा सेंटर पर ज़्यादा लोड ना हो। और SaaS भी जो है वो पेपर यूज़ मॉनिटर्स का इस्तेमाल करता है अपने रिसोर्सेज को मॉनिटर करने के लिए। ये जो मॉनिटर्स होते हैं यूज़र एक्टिविटी का डेटा कलेक्ट करते हैं और रिसोर्सेज कंजम्पशन कितनी हो रही है, ये सब चीज़ें एनालाइज करते हैं और इस डेटा की बेसिस पर बिलिंग की जाती है और यूसेज एनालिसिस किए जाते हैं और कस्टमर को उतना चार्ज किया जाता है। नाउ सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में बेसिक जो सिक्योरिटी होती है वो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस लेयर की तरह की ही प्रोवाइड की जाती है और जो एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं वो बाद में ऐड किए जा सकते हैं बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स और जो भी एप्लीकेशन है उसकी नेचर ऑफ डेटा पे बेस करते हैं कि मतलब कोई फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट डेटा है, कोई पर्सनल डेटा है, कोई मेडिकल डेटा है जिसको बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल रखना है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो उस बेसिस पर बाद में मज़ीद एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स ऐड किए जा सकती है। फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा एन्क्रिप्शन ऐड की जा सकती है, एडवांस्ड ऑथेंटिकेशन फीचर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि किसी भी सिक्योरिटी हैज़र्ड से बचा जा सके। और अगर हम इसको एक लाइन में समराइज़ करें तो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में क्लाउड प्रोवाइडर फ़ोकस करते हैं हाईली स्केलेबल, रिलायबल और सिक्योर एप्लीकेशंस डिलीवर करना टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स जो कि एक्टिवली एट द सेम टाइम इस्तेमाल करें एप्लीकेशन को थ्रू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। इस पूरे प्रोसेस में एक स्मूथ परफॉर्मेंस को इंश्योर करना, फॉल्ट टॉलरेंस बनाना अपनी एप्लीकेशंस को और एक्यूरेट बिलिंग मॉनिटर्स रखना, ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लाउड प्रोवाइडर्स की होती हैं, जो कि सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल व्हिच इज़ 150 क्लाउड कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। अभी तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफ़ॉर्म और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस के पर्सपेक्टिव क्लाउड प्रोवाइडर के एंड से देख रहे थे, अब हम क्लाउड कंज्यूमर के एंड से देखेंगे। इस मॉड्यूल में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से क्लाउड कंज्यूमर इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस को यूज़ करता है और कंट्रोल करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में जो क्लाउड कंज्यूमर होता है वो वर्चुअल मशीन्स को रिमोटली एक्सेस करते हैं और हर वर्चुअल मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं पहले से। और जो ये एक्सेस करने की मेथड हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि विंडोज़ में रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट के ज़रिए वर्चुअल मशीन आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं और लिनक्स या फिर मैक ओएस में एसएसएच क्लाइंट के ज़रिए आप रिमोटली वर्चुअल मशीन्स एक्सेस कर सकते हैं। कंज्यूमर्स जो हैं वो फिज़िकली सर्वर को एक्सेस नहीं करते, तमाम प्रोसेस रिमोटली होता है। और जो क्लाउड स्टोरेज है वो या तो डायरेक्टली वर्चुअल मशीन के साथ अटैच्ड हो सकती है या फिर किसी लोकल ऑन प्रेमिसेस डिवाइस के साथ कनेक्टेड हो सकती है। और जो डेटा स्टोर्ड है उसको आप नेटवर्क फाइल सिस्टम के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। स्टोरेज एरिया नेटवर्क के ज़रिए ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज और वेब बेस्ड इंटरफेस इन सब के ज़रिए आप एक्सेस कर सकते हैं। इन रिसोर्सेज की वजह से ये अलाउ करते हैं फ्लेक्सिबल यूसेज। हम डिफरेंट लोकेशंस यानी कि आप किसी भी जगह पे बैठ के इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। नाउ जो क्लाउड कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास फुल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है उनकी वर्चुअल रिसोर्सेज के ऊपर, वो स्केलेबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं कि कब हमें अपने सीपीयू की, रैम की या फिर स्टोरेज हमें अपनी बढ़ानी है, इंक्रीज या डिक्रीज करनी है। और जो वर्चुअल मशीन की लाइफ साइकिल होता है, मतलब कि कब हमें अपनी वर्चुअल मशीन्स को स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है,
अगर रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है तो वो ये सारा कंट्रोल जो है वो कंज़्यूमर्स के पास होता है। क्लाउड प्रोवाइडर्स का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। इसके बाद जो नेटवर्क सेटिंग्स होती हैं यानी कि फ़ायरवॉल्स कॉन्फ़िगर करना, सिक्योरिटी के लिए सेटिंग्स करना और जो नेटवर्क पैरामीटर होते हैं, सिक्योरिटी रूल्स इन सब कुछ सेट करना ये सारा कंज़्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। और हमने पढ़ा कि हर वर्चुअल मशीन के साथ एक स्टोरेज डिवाइस होती है, तो इन स्टोरेज डिवाइसेस को वर्चुअल मशीन से अटैच करना या डिटैच करना, ये भी कंज़्यूमर के अंडर होता है। और किसी फेल्योर की सूरत में बैकअप सेट करना और बैकअप से रिकवर करना फाइल्स को और रिकवरी के प्रोसेसेस को चेक करना, सिस्टम की अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना या फिर रीइंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना, सिस्टम इनिशियलाइज़ करते वक़्त प्री डिफाइंड वर्चुअल इमेजेस का यूज़ करना। हमने पढ़ा था वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं? प्री कॉन्फ़िगर्ड सेटअप होते हैं जो पहले से प्रोवाइडर के ज़रिए किए जाते हैं। सिस्टम इनिशियलाइज़ करते वक़्त यानी कि पूरा सब कुछ सेटअप करते वक़्त इन वर्चुअल इमेजेस को यूज़ करना या ना करना, ये सब कंज़्यूमर की अपनी चॉइस होती है। के अलावा जो सिक्योरिटी कीज़ होती हैं, क्रेडेंशियल में पासवर्ड्स होते हैं और एक्सेस कीज़ होती हैं, इन सबको मैनेज करना और रिसोर्स यूसेज को कंट्रोल करना और मॉनिटर करना ताकि एक्सपेंसेस को मैनेज किया जा सके, ये सारा कुछ कंज़्यूमर के अंडर आता है, कंज़्यूमर की चॉइस के हिसाब से होता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में रिसोर्सेज़ को रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन और कमांड लाइन इंटरफेसेस यानी कि सीएलआईज़ और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स का यूज़ करके मैनेज किए जाते हैं। तो सिंपली जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है वो सिर्फ हार्डवेयर को मैनेज करता है और जो क्लाउड कंज्यूमर होता है वर्चुअल मशीन्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को, नेटवर्क को, स्टोरेज को और इनसे रिलेटेड तमाम ऑपरेशंस को मैनेज करता है। तो अगर हम इसको एक लाइन में समराइज़ करें तो एक कंज्यूमर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस वर्चुअल मशीन्स के ऊपर, स्टोरेज के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर पूरा कंट्रोल प्रोवाइड करता है। रिमोट एक्सेस के थ्रू स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जबकि जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है। इसके बाद मॉड्यूल 151 व्हिच इज़ क्लाउड कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव अबाउट प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस के कंज्यूमर्स को क्या मिलता है और उनके पास कौन-कौन से कंट्रोल होते हैं व्हाइल यूजिंग प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस के कंज्यूमर्स जो हैं वो यूजुअली डेवलपर्स होते हैं जिनको बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किए अपनी क्लाउड एप्लीकेशन को बिल्ड करना होता है, टेस्ट करना होता है और डिप्लॉय करना होता है। तो क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से कंज्यूमर को कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो कि हैं सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज़ जो कि प्री रिटन कोड होता है ताकि जो डेवलपर्स हैं वो अपनी डेवलपमेंट को स्पीड अप कर सकें। इसके अलावा बिल्ट इन क्लास लाइब्रेरीज़ होती हैं जो कि कॉमनली यूज़ की जा सकती हैं, कॉमन फंक्शनैलिटीज़ के लिए बार-बार रीयूज़ की जा सकती हैं। इसके अलावा फ्रेमवर्क्स होते हैं, स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट्स में एपीआईज़ होती हैं, डेटाबेसेस होती हैं और क्लाउड एम्यूलेशन एनवायरनमेंट होते हैं जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जिसमें एक रियल क्लाउड एनवायरनमेंट को कॉपी किया जाता है टेस्टिंग के लिए क्लाउड एप्लीकेशंस की। तमाम चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से क्लाउड कंज्यूमर को ऑन डिमांड दी जाती हैं और ये सब प्री कॉन्फ़िगर्ड होती हैं यानी सिस्टम में पहले से मौजूद होती हैं। जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, जो एप्लीकेशंस हैं वो डायरेक्टली क्लाउड पर डिप्लॉय कर दी जाती हैं। कस्टमर को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है सर्वर्स के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, वो सब कुछ मैनेज करना क्लाउड प्रोवाइडर का काम है। ऑल्दो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में कंट्रोल जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है कस्टमर के पास वो लिमिटेड होता है बट स्टिल कंज्यूमर्स के पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होते हैं जैसे कि लॉगिन मैनेजमेंट। लॉगिन मैनेजमेंट का काम होता है यूज़र ऑथेंटिकेशन को मैनेज करना और सर्विसेज और डेवलप्ड एप्लीकेशंस के लिए एक्सेस ग्रांट करना बाय यूजिंग प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस। इसके अलावा कौन-कौन से डेवलपमेंट टूल्स यूज़ करनी है, फ्रेमवर्क कौन से यूज़ करनी है, जब एक आपको रेडीमेड एनवायरनमेंट अवेलेबल है, ये सब चूज़ करना कंज़्यूमर की डिमांड कंज़्यूमर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा कौन-सी क्लाउड स्टोरेज आपकी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है, कॉस्ट को मॉनिटर करना, मैनेज करना, क्लाउड रिसोर्स यूसेज की बेसिस पर स्केलेबिलिटी को, परफॉर्मेंस को और एप्लीकेशंस की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर्स का, लोड बैलेंसर्स का, एप्लीकेशन मैकेनिज़्म्स को डिप्लॉय करना, कॉन्फ़िगर करना ताकि जब कभी ज़रूरत हो तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्केल कर सकें, अप या कम या ज़्यादा कर सकें। लास्टली सर्विस परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और अवेलेबिलिटी को मॉनिटर करना एज़ पर सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये सारे काम, ये सारी फीचर्स
सारे फंक्शंस कंज़्यूमर पे डिपेंड करते हैं, इन सबके राइट्स कंज़्यूमर के पास हैं। ये सब कंज़्यूमर के अंडर कंट्रोल है। अब हमने पढ़ ली कि कौन-कौन सी चीज़ें कंज़्यूमर मैनेज करता है, ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कंज़्यूमर मैनेज नहीं करता। नाउ फिज़िकल सर्वर्स, वर्चुअल मशीन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और नेटवर्क हार्डवेयर, ये वो चीज़ें हैं जो क्लाउड प्रोवाइडर का काम है मैनेज करना। इन चीज़ों का कंज़्यूमर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब क्लाउड प्रोवाइडर सब कुछ प्री कॉन्फ़िगर करके देता है कंज़्यूमर को। और एक सिंपल सा आइडिया, मेन आइडिया इसका, इस मॉड्यूल का ये है कि प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस जो है, वो कंज़्यूमर को अलाउ करता है कि वो सिर्फ़ अपनी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट पे फ़ोकस करे। इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना ये सब कंज़्यूमर से कंप्लीटली हिडन होता है और ये सारे काम बैकएंड पे प्रोवाइडर्स मैनेज कर रहे होते हैं। अगर हम एक लाइन में इसको समराइज़ करें, तो कंज़्यूमर के लिए प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस का काम है एक कंप्लीट डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फराहम करना, जिसमें तमाम टूल्स, एपीआईज़, डेटाबेस, स्केलेबिलिटी फीचर्स ये तमाम पहले से कॉन्फ़िगर हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैनेजमेंट का तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्लाउड प्रोवाइडर की है। इसके बाद है हमारा मॉड्यूल 152 व्हिच इज़ क्लाउड कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव अबाउट सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट मॉड्यूल है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब कोई कंज्यूमर सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस बाय करते हैं तो उसे क्या मिलता है, कितना लिमिटेड कंट्रोल उनके पास होता है जब वो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस इस्तेमाल करती है। और जो सेल्स डिप्लॉयमेंट्स होती है उनको यूजुअली एपीआईज़ के ज़रिए सपोर्ट किया जाता है। ये एपीआईज़ SaaS को अलाउ करती हैं कि वो वेब पेजेस के साथ, मोबाइल एप्लीकेशंस के साथ और अदर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर गूगल मैप्स की एपीआई एम्बेड होती है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस के साथ एपीआईज़ की इंटीग्रेशन की। बहुत सारी सॉफ्टवेयर एज़ सर्विसेज़ जो हैं, बहुत सारी SaaS सर्विसेज़ फ्री ऑफ चार्ज होती है कंज्यूमर्स के लिए। और क्योंकि ये सर्विसेज़ फ्री होती हैं, तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो बैकग्राउंड से यूसेज डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिटिक्स के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए और एडवर्टाइज़मेंट्स के लिए। SaaS कंज्यूमर्स के पास सबसे कम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है एज़ कम्पेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस एंड प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। SaaS कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती डिप्लॉयमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना, स्केलिंग मैकेनिज़्म्स को मैनेज करना, सर्वर मेंटेन करना, ये सारी SaaS कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी SaaS प्रोवाइडर के अंडर आती है। ऑल्दो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है SaaS कंज्यूमर का वो बहुत कम होता है, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो SaaS कंज्यूमर्स मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि यूसेज कॉस्ट को कंट्रोल करना, जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स होते हैं और यूसेज लिमिट्स होती हैं, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना और मैनेज करना SaaS कंज्यूमर्स के अंडर आता है। इसके अलावा एसएलए एग्रीमेंट के मुताबिक अवेलेबिलिटी को और सर्विस क्वालिटी को, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, ये भी SaaS कंज्यूमर्स मैनेज करते हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस जैसे कि पासवर्ड हो गए, ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स हो गई, एक्सेस परमिशंस हो गई, ये सब चीज़ें भी SaaS कंज्यूमर्स मैनेज करते हैं। हम यहाँ पे एक की डिफरेंस देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में मेन डिफरेंस क्या है नाउ? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में पूरा कंट्रोल वर्चुअल मशीन का और इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा कंट्रोल कंज़्यूमर के पास होता है। प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में एप्लीकेशन एनवायरनमेंट और उसमें मौजूद तमाम चीज़ों का कंट्रोल कंज़्यूमर के पास होता है, जो कि यूजुअली डेवलपर्स होते हैं। और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में बहुत ही लिमिटेड बेसिक्स कंट्रोल सेटिंग्स और यूसेज सेटिंग्स, सिर्फ इनको मैनेज करना SaaS कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा सारी चीज़ें प्रोवाइडर मैनेज करते हैं। तो अगर हम SaaS को कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से एक लाइन में जल्दी से उसका एक समरी करें, तो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस कंज्यूमर को एक रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, जिसमें कम से कम कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की नहीं होती, सिर्फ प्रोवाइडर की होती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 29 यहाँ पे एंड हो गया। टोटल 6 मॉड्यूल्स थे इसमें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद अब जल्दी से एक टेस्ट ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए आपको कितना समझ में आया है। अम, अभी मैं एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन करूँगी और आपने कमेंट्स में करेक्ट आंसर्स बताने हैं, मैं बाद में आंसर्स पिन कर दूँगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू बेसिक आईटी रिसोर्सेज प्रोवाइडेड इन आईएएस। हमने पढ़े थे कोई 2 बेसिक आईटी रिसोर्सेज होते हैं जो प्रोवाइडर की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, वो 2 आईटी रिसोर्सेज आपने यहाँ पे बताने।
इसके बाद सेकंड इज़ व्हिच कंपोनेंट इज़ मेनली यूज्ड इन प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस टू ऑटोमैटिकली स्केल एप्लीकेशंस अंडर हाई लोड। ऑटोमैटिकली एप्लीकेशंस को स्केल करने के लिए हाई लोड की सिचुएशन में कौन-सा कंपोनेंट इस्तेमाल किया जाता है? थर्ड इज़ व्हाई इज़ सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस कंसिडर्ड डिफरेंट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस? मेन डिफरेंस आपने यहाँ पे बताना है। Then fourth is which of the following is an administrative control available to an infrastructure as a service consumer? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में कंज्यूमर के पास कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होते हैं वो बताना है। एंड फिफ्थ इज व्हाट डज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कंज्यूमर मेनली रिसीव फ्रॉम प्रोवाइडर? प्रोवाइडर की तरफ से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में कंज्यूमर को कौन सी रिसोर्सेज दी जाती हैं वो आपने यहाँ पे बताना है। देन सिक्स्थ इज विच लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंज्यूमर हैव? सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में कंज्यूमर्स के पास किस लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है? देन ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।